आज हम देखने वाले हैं एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जहां एक ऐसे तबाह हो चुके पृथ्वी को दिखाया गया है कि पृथ्वी अचानक किसी अज्ञात वजह से बर्फ के नीचे डूब जाती है। इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी इंसान रहित होती जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि घर के बाहर कदम रखते ही मौत निश्चित है। ऐसी ही एक खतरनाक स्थिति में इंसान क्या पृथ्वी पर जिंदा रह पाएगा या पूरी पृथ्वी इंसान रहित हो जाएगी, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक तबाह हो चुकी पृथ्वी में, जब पूरी पृथ्वी बर्फ के नीचे डूब चुकी थी। अब पृथ्वी की जहां भी नजर जाती थी वहां केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देता था, क्योंकि कुछ महीने पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा हिम तूफान आया था और उस बर्फीले तूफान का असर बिल्कुल जहरीला था, जिसके चलते उस समय पृथ्वी के लगभग आधे लोग मर गए थे। और वह हिम तूफान लगातार कई दिनों तक पृथ्वी पर बना रहा, लेकिन वह तूफान एक साथ पूरी पृथ्वी पर शुरू हुआ था, जिसके कारण कुछ ही दिनों का वह हिम तूफान पूरी पृथ्वी को बर्फ के नीचे डूबा देता है। इससे पूरी पृथ्वी जैसे पूरी तरह तबाह हो गई। इसलिए पृथ्वी का हर जगह अब खाली पड़ा हुआ था। तो अब हम इस तबाह हो चुकी पृथ्वी में एक आदमी को देखते हैं, जो यहाँ एक सेफ्टी सूट पहनकर खाने और पानी की तलाश में बाहर निकला है, और उसके आसपास कोई और इंसान नहीं था। अब यहाँ से कहानी चलती है आज से कुछ महीने पहले, जहाँ हम एक बोट में कुछ लड़कियों को देखते हैं। वे वास्तव में पार्टी करने के लिए शहर से बहुत दूर एक समंदर में आई थी, तो वे सब यहाँ मिलकर बहुत मजा कर रही थी। लेकिन तभी देखा जाता है कि वहाँ के समंदर के किनारों पर जो जगहें थी, धीरे धीरे वहाँ की सारी बिजली चली जाती है, और कुछ ही समय में देखा जाता है कि पूरे आकाश में बहुत सुंदर रोशनी फैल जाती है। और आकाश में इस तरह की रोशनी असल में ठंडे क्षेत्रों में दिखाई देती है, यानी ऐसे जगहें जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए वे सब समझ जाते हैं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए उनमें से एक बोट घुमाने के लिए बोट के अंदर आता है और बोट का इंजन चालू करने की कोशिश करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अब बोट के कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहे थे। लड़की इसमें बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन इसी समय देखा जाता है कि अचानक लड़की के साथ दो दोस्त नीचे गिर जाती हैं। लड़की इसमें बहुत डर जाती है और वह वहां एक ग्लास के जरिए बाहर देखकर देखती है कि ऊपर से बर्फ गिरने की वजह से उसकी दो दोस्त मर गई हैं। इसमें वह बहुत डर जाती है। अब इस बोट में वह केवल अकेली बची है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद हम स्पेन के एक सीन को देखते हैं, जहां स्पेन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस रात पूरे शहर की बिजली चली जाने के बाद अब तक देश की बिजली स्थिर नहीं हुई थी। उन्हें उनकी जरूरत के मुकाबले बहुत कम बिजली मिल रही थी, और उनके इस प्रोटेस्ट के कारण सड़कों पर बहुत जाम लग गया था। तो यहाँ एक गाड़ी में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं। जॉन अपनी वाइफ और बेटी को उनके घर छोड़ने के बाद आज अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक पार्टी करने जा रहा था, लेकिन सड़कों पर भारी जाम के कारण वह वहां पहुंचने में लेट हो जाता है। फिर वह किसी तरह अपने दोस्त अल्फ्रेडो के घर पहुंचता है, जहां उसके बाकी दोस्त पहले ही आ चुके थे, और वे सब यहां मिलकर टीवी पर एक न्यूज देख रहे थे। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि एक बहुत बड़े फैक्ट्री में आग लग गई है और वहां का जहरीला गैस लीक हो गया है। अगर किसी तरह वह गैस बाहर फैलती है तो सभी लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जॉन यहां उन लोगों से कहता है, तुम लोग ये सब न्यूज क्यों देख रहे हो? ऐसे समय को बर्बाद किए बिना हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वे सब मिलकर वहां से गेम खेलने चले जाते हैं, और कुछ समय बाद एक डिलीवरी मैन आता है और उन्हें कुछ ड्रिंक्स देता है। इस डिलीवरी मैन का नाम था विसेन। तो वे सब ड्रिंक पीते हुए बहुत मजा करते हुए गेम खेल रहे थे, लेकिन ठीक तभी वहां की बिजली चली जाती है। इस बिजली की समस्या असल में केवल उनके शहर में ही नहीं थी, बल्कि अब पूरी पृथ्वी की स्थिति ऐसी थी। लेकिन ठीक तभी वहां एना नाम की एक महिला चिल्लाती है, जो अल्फ्रेडो की वाइफ थी, क्योंकि वह बाहर देखकर देखती है कि वह विसेन नाम का डिलीवरी मैन वहां मरे हुए पड़ा है। एना की चिल्लाहट सुनकर जॉन और उसके बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं, और वे देखते हैं कि सच में विसेन मरे हुए हैं, और विसेन के शरीर पर आकाश से बर्फ गिर रही थी। इसे देखकर वे सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनके शहर में कभी भी इससे पहले बर्फ नहीं गिरी थी। यहाँ तक कि उनके इस इलाके में बर्फ गिरने की बात भी नहीं हुई थी। इसके अलावा अब उनके देश में गर्मियों का मौसम चल रहा था। अब इस सीन को देखकर वे सब समझ जाते हैं कि यह बर्फ कोई सामान्य बर्फ नहीं है, क्योंकि इसके प्रभाव से विसेन मरे हुए हैं। इस बर्फ में जरूर कोई विषैला गैस है। इसलिए एना तुरंत सबको कहती है कि उनके घर के दरवाजे, खिड़कियां और जितनी भी दरारें हैं, सबको मिलकर बंद कर दो, ताकि किसी भी तरह से बर्फ घर के अंदर ना आ सके, वरना वे भी मरे हुए हो सकते हैं। इसलिए वे सब घर की हर दरार को सील कर रहे थे। लेकिन अल्फ्रेडो को छोड़कर उसके बाकी दोस्त अब अपनी अपनी फैमिली के लिए चिंता कर रहे थे, क्योंकि उनके परिवार अब घर में अकेले थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब उनके फोन और कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए वे अब चाहकर भी अपने परिवार को सतर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चिंता में पड़ता है रुशो। इसलिए रुशो तब अपने परिवार को बचाने के लिए किसी तरह एक जैकेट सिर पर डालकर वहां से बाहर निकल रहा था। हालांकि सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनता।
सुनता, बल्कि वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। सब तब उसकी स्थिति देखने के लिए खिड़की के पास आते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि वह सुरक्षित रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखा जाता है कि विसेन की तरह ही जब उस पर बर्फ गिरना शुरू होती है तो उस बर्फ के विषैले प्रभाव से वह भी मरे जाता है। सब इसमें बहुत दुखी होते हैं, यहाँ तक कि बहुत डर भी लगता है। अल्फ्रेडो को छोड़कर बाकी सब सोच रहे थे कि अब वे अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे और उनका परिवार सुरक्षित है या नहीं। जब सब यह सोचकर चिंता कर रहे थे, ठीक तभी किसी ने उनके दरवाजे पर खटखटाया। इसके बाद जब वे सब जाकर दरवाजा खोलते हैं तो देखा जाता है कि यहाँ एक डिलीवरी गर्ल आई है। शायद किसी के घर डिलीवरी देने के लिए वह फंस गई थी। लड़की बताती है कि उसकी डिलीवरी वाली बाइक खराब हो गई थी, जिस कारण वह यहाँ के किसी सड़क किनारे फंस गई और सौभाग्यवश उसके पास एक वाटर शील्ड था, जिसके कारण जब बर्फ गिरना शुरू हुई तो उसने सिर्फ ठंड से बचने के लिए शील्ड को अपने ऊपर रखा। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी आंखों के सामने कुछ लोगों को मरते देखा और समझ गई कि बर्फ में कोई विषैला गैस है। लेकिन वाटर शील्ड की वजह से वह बच गई और अल्फ्रेडो के घर के पीछे एक पुराना गैरेज है। यह लड़की उसी गैरेज के जरिए यहाँ आई थी। लड़की को देखकर जॉन के दिमाग में आइडिया आता है। वह सोचता है कि वह भी इस लड़की की तरह अपने घर जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी का जीवन अब बहुत जोखिम में है। और लड़की को देखकर वे यहाँ समझ चुके हैं कि अगर शरीर को ढक लिया जाए तो वे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जॉन तब अल्फ्रेडो के गैरेज में एक कार स्टार्ट करने जाता है, लेकिन गैरेज में मौजूद हर कार खराब थी, इसलिए अब उसे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात वह जो कार लेकर आया था वह कार उसने यहाँ से दूर एक गैरेज में छोड़ दी थी, जहाँ जाना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अल्फ्रेडो तब जॉन को अंदर ले जाता है और वे सब मिलकर जॉन के लिए पुराने कुछ सामानों से एक सेफ्टी सूट बना देते हैं। यहाँ तक कि उसे एक गैस मास्क भी पहनाया जाता है ताकि सांस लेने के दौरान उसके अंदर विषैला गैस न जाए। इसके बाद जब बाहर थोड़ी सुबह की रोशनी आती है तो जॉन सबको अलविदा कहता है और सब अंदर से बाहर देखते हैं, सोचते हैं कि जॉन का भी वही हाल होगा जो विसेन का हुआ था या नहीं। सब इस बात को लेकर बहुत चिंता में थे। दूसरी तरफ जॉन बहुत हिम्मत करके बाहर कदम रखता है और उसके ऊपर धीरे धीरे बर्फ गिरने लगती है। लेकिन सौभाग्य से देखा जाता है कि जॉन का यह सेफ्टी सूट उसके काम आता है, यानी इस सूट की वजह से वह विषैले स्नोफॉल से बच जाता है। सबको जैसे अपने अंदर जान वापस मिल गई हो। इसके बाद जॉन सबको बाहर से इशारा करके कहता है कि वह बहुत जल्दी अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वापस आएगा। इसके बाद वे सब मिलकर एक सुरक्षित जगह की ओर जाएंगे। यह कहकर जॉन वहां जाने लगता है जहां उसकी वाइफ और बेटी हैं। लेकिन आसपास की स्थिति देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि एक ही रात में सब कुछ जैसे पूरी तरह तबाह हो गया है। सड़कें और रास्ते सब खाली पड़े हैं और चारों तरफ जानवर और कई लोगों के शव भी पड़े हैं। शायद वे समय पर बर्फ से नहीं बच पाए। इसी समय जॉन पीछे मुड़कर देखता है कि एक टॉवर में एक आदमी का शव लटका हुआ है। यह आदमी असल में एक इलेक्ट्रिशियन था, टॉवर में इलेक्ट्रिक काम करने आया था और वहीं मर गया। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम अल्फ्रेडो और एना को देखते हैं। एना थककर सो गई थी और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी भी बाहर बर्फ गिर रही है। वहीं दूसरी ओर अल्फ्रेडो पूरी रात चिंता में सो नहीं पाया, इसलिए एना तब अल्फ्रेडो के लिए किचन में थोड़ी चाय बनाने जाती है। हालांकि सब उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि पानी में भी गैस फैल गया हो, इसलिए अब सभी काम उन्हें बहुत सावधानी से करना होगा। गलती से भी बाहर का खाना या पानी बिना जांचे मुंह में नहीं लिया जा सका, इसलिए अब वे चाहकर भी टैप का पानी नहीं पी सकते। इस बीच उनके पास केवल कुछ ही बोतलें पानी की थीं, इसलिए सब इस बात को लेकर बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। इसके बाद एना सबको बताती है कि उनके घर के आसपास एक स्टोर है, वहीं से उन्हें खाना और पानी लाकर स्टोर करना होगा। लेकिन अब उनके पास जितना खाना और पानी है उसे सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि बाहर अभी बहुत सारे लोग होंगे और सभी अच्छे इंसान नहीं होते, इसलिए वे शायद उन पर हमला कर सकते हैं और उनका खाना पानी ले जा सकते हैं। इसी समय स्टोर रूम से अल्फ्रेडो आता है। अल्फ्रेडो सबको बताता है कि उसके पास एक और गैस मास्क है। अब वह अकेले एक सेफ्टी सूट बनाकर यहाँ के पुलिस स्टेशन जाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसे कई मास्क और कपड़े मिलेंगे। इसके बाद वह सबके लिए एक एक सेफ्टी मास्क और कपड़े लेकर आएगा और फिर वे सब मिलकर स्टोर से खाना लाने जाएंगे। दूसरी तरफ जॉन पैदल चलते हुए काफी दूरी पार कर चुका था, लेकिन जब वह एक रेलवे लाइन के पास पहुंचता है तो वहां एक ट्रेन देखता है और उस ट्रेन में बहुत सारे लोग बंद हालत में थे। शायद जब ट्रेन में थे तब बर्फ गिरना शुरू हुआ। उन्होंने खुद को ट्रेन के डिब्बों में लॉक कर लिया था और अब बाहर निकलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर आए तो मर जाएंगे और अंदर रहें तो खाने के बिना मर जाएंगे। इसीलिए वे जॉन से मदद मांग रहे थे। जॉन तब ट्रेन के अंदर जाता है और उन्हें एक पानी की बोतल देता है और कहता है कि उसके पास अभी उनके लिए और कोई मदद नहीं है। वह कोशिश करेगा कि उनके लिए कुछ मदद लेकर आए, तब तक कोई भी गलती से भी बाहर न जाए। इसके बाद जॉन पैदल चलते हुए आखिरकार उनके बिल्डिंग तक पहुंचता है और उस बिल्डिंग में भी वह कई लोगों को मृत अवस्था में देखता है। लेकिन सौभाग्य से कई लोग समझ चुके थे कि बर्फ की वजह से लोग मर रहे हैं, इसीलिए वे समय रहते खुद को सुरक्षित कर पाए थे। अब जॉन जल्दी से 10वीं मंजिल पर जाता है और वह तेजी से उनके अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ इलाना थी। इलाना जॉन को जिंदा देखकर
देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जॉन यहाँ पता करता है कि उसकी बेटी क्लारा घर पर नहीं है, क्योंकि कल रात वह अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी और तब से वह वापस नहीं आई। यानी वह बोट में जिन लोगों को पार्टी करते देखा गया था वहाँ उसकी बेटी क्लारा भी थी, और अब तो किसी से संपर्क करने का कोई साधन भी नहीं था। साथ ही वह क्लारा की दोस्तों के घर का पता भी नहीं जानता था जहाँ जाकर वह अपनी बेटी को खोज सके। इसलिए इलाना अपनी बेटी के लिए बहुत रो रही थी। लेकिन जॉन तब उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वह किसी भी तरह क्लारा के स्कूल जाएगा और वहीं से उसके दोस्तों के घर का पता निकालेगा। वह किसी भी तरह क्लारा को ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ बिल्डिंग का एक आदमी जॉन पर नजर रख रहा था। जो जॉन एक सेफ्टी सूट और मास्क पहनकर बाहर आया था, इससे वह सुरक्षित था। इसलिए वह तब चार्ली नाम के आदमी को यह बात बता देता है, क्योंकि अब उन्होंने चार्ली को अपना लीडर बना रखा था। तो इस दौरान जब जॉन अपनी बेटी को खोजने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो चार्ली अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पहुंच जाता है और वह जॉन को उसका मास्क और सूट देने के लिए कहता है, क्योंकि इस सूट को पहनकर वे बाहर जाकर खाना और पानी लाएंगे और इस बिल्डिंग को सुरक्षित रखेंगे। हालांकि जॉन उन्हें बताता है कि पहले वह अपनी बेटी को वापस लाना चाहता है, क्योंकि उसकी बेटी मर सकती है। लेकिन उनमें से कोई भी जॉन की बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए जॉन समझ जाता है कि इस तरह से वह अपनी बेटी को बचा नहीं सका। वह इसलिए गन लेकर सबको डराता है और वह इलाना को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। लेकिन चार्ली के पास भी गन थी। वह तब अपने साथियों के साथ उनका पीछा करता है। हालांकि जॉन किसी तरह इलाना को लेकर नीचे की मंजिल तक पहुंच जाता है और एक अपार्टमेंट में जाकर वे वहां के दरवाजे लॉक कर देते हैं। लेकिन तब तक चार्ली और उसके लोग भी वहां पहुंच चुके थे और वे उन्हें पकड़ने के लिए वहां के दरवाजे तोड़ रहे थे। जॉन और इलाना इसमें बहुत डर जाते हैं और वे दोनों जल्दी से वहां प्लास्टिक और मास्क ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जॉन के पास केवल एक ही सेफ्टी सूट और मास्क था। इसलिए अब उन्हें एक और सेफ्टी सूट की जरूरत थी, जिसे उन्हें खुद बनाना होगा। लेकिन इस अपार्टमेंट के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं था। इस बीच चार्ली और उसके लोग अपार्टमेंट का दरवाजा लगभग तोड़ ही चुके थे। इसलिए जॉन तब इलाना को बचाने के लिए अपना सेफ्टी सूट और मास्क उसे पहनाता है और उसे यहाँ से सीधे क्लारा के स्कूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि इससे कम से कम उसकी वाइफ और बेटी सुरक्षित रहेंगी। हालांकि इलाना उसे छोड़कर किसी भी तरह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जॉन उसे बताता है कि उनकी बेटी के लिए उसे यहाँ से जाना ही होगा और उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह किसी भी तरह खुद को सुरक्षित रखेगा और अगर जिंदा रहा तो फिर उसके साथ फिर से मिलेंगे। यह कहकर जॉन इलाना को किसी भी हालत में बाहर निकाल देता है। लेकिन ठीक तभी चार्ली और उसके लोग वहाँ के दरवाजे तोड़ देते हैं। इस बीच जॉन चार्ली से बचने के लिए जब वहाँ एक प्लास्टिक का बैग देखता है तो वह उसे तुरंत मास्क की तरह पहन लेता है और वहाँ का एक ग्लास तोड़ देता है। इसके कारण अपार्टमेंट के अंदर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और चार्ली और उसकी टीम ये देखकर डर के मारे वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में बैग में मौजूद ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है और जॉन भी वहाँ से बाहर निकल आता है। हालांकि जॉन किसी तरह जिंदा बचा था, लेकिन उसके प्लास्टिक बैग की ऑक्सीजन वहीं खत्म हो जाती है, जिससे सही तरह से सांस न ले पाने के कारण जॉन वहाँ बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी होश आता है तो वह खुद को एक कार के अंदर पाता है जहाँ अल्फ्रेडो और उसके बाकी दोस्त भी थे, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी वहाँ थी। लेकिन अल्फ्रेडो तब उसे बताता है कि उसने एक सेफ्टी सूट पहनकर पास के पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ से उसने कई सेफ्टी सूट और मास्क ले आए थे और ये सेफ्टी सूट पहनकर वे सब जॉन और इलाना को लेने आ रहे थे। लेकिन रास्ते के बीच में ही उन्होंने इलाना को देखा, उसे कार में बैठा लिया और थोड़ी ही देर में उसे बेहोश अवस्था में कार में ले आए। इस तरह किसी तरह आज जॉन की जान बच गई। इसके बाद वे सब मिलकर फिर से अल्फ्रेडो के घर लौटने लगे हैं। लेकिन रास्ते में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आकाश में एक अजीब तरह की रोशनी दिख रही थी, जो काफी हद तक आग के उल्का पिंड जैसी लग रही थी। यानी शायद आगे और भी बड़ा खतरा आने वाला है। तो अब वे सब मिलकर अल्फ्रेडो के घर पहुंच जाते हैं ताकि वे सब प्लान कर सकें कि आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद वे बाहर देखकर देखते हैं कि एक आदमी उनके घर की ओर आ रहा है। इससे वे सब सतर्क हो जाते हैं और जब वह आदमी घर के गैरेज में पहुंचता है तो वे सब अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान लेते हैं। लेकिन वह आदमी तब उनसे मदद मांगता है। इसके बाद वे सब मिलकर उसे अंदर ले आते हैं। देखा जाता है कि इस आदमी का नाम बोनीतो है। इस इलाके में उसका हार्डवेयर का एक दुकान था और अल्फ्रेडो उसे पहले से जानता था। तो बोनीतो यहाँ सबको बताता है कि वह आसपास के एक जगह पर कई लोगों के साथ मिलकर सरवाइव कर रहा है, लेकिन वहाँ अब खाने और पानी की बहुत कमी हो गई है। इसलिए वह खाना और पानी ढूंढने के लिए बाहर निकला है। यह सुनकर अल्फ्रेडो तब उसे बताता है कि अगर हमारे लिए संभव होता तो हम सबकी मदद करते, लेकिन इस स्थिति में अब हमें अपनी ही चिंता करनी होगी। फिर भी अल्फ्रेडो बोनेटो को कुछ खाना और पानी देता है जो उन्होंने यहाँ के एक स्टोर से लाकर जमा किया हुआ था। बोनेटो तब उनका धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी टीम का एक मेंबर बिना किसी को बताए गैरेज की एक कार ठीक कर लेता है और उसे लेकर निकल जाता है। शायद वह अपने फैमिली के किसी मेंबर की तलाश में जा रहा था, लेकिन रास्ते में आकाश में वह उज्जवल
रोशनी दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में वह रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि वह आंखें खोलकर देख भी नहीं पाता। इससे उसकी ध्यान भटक जाती है और वहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वह वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ जॉन और इलाना अपनी बेटी को खोजने के लिए बेचैन हो रहे थे, इसलिए रात होने के बाद भी वे दोनों अलविदा कहकर अपनी बेटी को खोजने निकल पड़े। लेकिन अब बर्फबारी की गति बहुत तेज थी, इसलिए आगे की सड़कें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बीच जॉन और इलाना सड़क के बीच में चेक कर रहे थे और सौभाग्य से उन्हें एक कार भी मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ उन्हें कुछ और कारों की आवाज सुनाई देती है जो अन्य सर्वाइवर्स की थीं, लेकिन वे असल में खाना और पानी लूटने के लिए निकले थे। इसलिए जॉन और इलाना दोनों वहाँ छिप गए। वे दोनों सब कुछ देखकर समझ गए कि शहर में उनकी तरह और भी कई ग्रुप घूम रहे हैं जो घरों और दुकानों से जितना ज्यादा संभव हो सके खाना और पानी लूट रहे थे और उसे अपने पास जमा कर रहे थे ताकि वे ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकें। साथ ही खाना और पानी के लिए लोगों को मारने में उन्हें कोई संकोच नहीं था। इसलिए जॉन और इलाना किसी तरह वहाँ चुपचाप रहते हैं और थोड़ी ही देर में वह टीम वहाँ से चली जाती है और जॉन और इलाना भी सीधे अपनी बेटी के स्कूल पहुँच जाते हैं और वहाँ से वे अपनी बेटी के दोस्तों के एड्रेस निकाल लेते हैं। इसके बाद जब वे दोनों स्कूल से बाहर जाने वाले होते हैं तो वे स्कूल के कैंटीन के अंदर से एक आवाज सुनते हैं। फिर वे कैंटीन के दरवाजे के पास जाकर देखते हैं कि जब पृथ्वी ठीक ठाक थी, यानी 2 दिन पहले जब स्कूल में क्लास चल रही थी, तब कुछ शरारती बच्चे मिलकर पाब्लो नाम के एक बच्चे को वहाँ बंद कर चुके थे और वह लगभग 2 दिन से यहीं फंसा हुआ था। और चूंकि यह कैंटीन था इसलिए पाब्लो को खाने और पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन पाब्लो बहुत ज्यादा डरे हुए था, इसलिए जॉन पहले उसे शांत करता है। इसके बाद वह उसे बताता है कि पृथ्वी पर अब क्या चल रहा है और कैसे स्नोफॉल की वजह से लोग मर रहे हैं। पाब्लो फिर बाहर देखकर देखता है कि सच में उसके स्कूल के कई बच्चे मर चुके हैं। वह बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ अल्फ्रेडो और उसके साथी घर में बैठकर देख रहे थे कि आसपास कई डकैती करने वाले समूह घूम रहे हैं और वे जहां से भी संभव हो वहां से खाना ले जा रहे थे। यहाँ तक कि वे लोगों से ही उनका खाना छीन रहे थे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें भी खाना जुटाने के लिए बाहर निकलना होगा, वरना इन डकैत दलों की तरह जो हर जगह लूटपाट कर रहे हैं आगे चलकर उन्हें कोई खाना या पानी नहीं मिलेगा। तो अल्फ्रेडो और उसकी वाइफ एना सज धज कर तैयार हो जाते हैं और घर पर जो डिलीवरी गर्ल आई थी वे उसे यह कहकर रखते हैं कि वह घर का ध्यान रखे ताकि कोई डकैत यहाँ अंदर न आ सके। इसके बाद अल्फ्रेडो बाहर निकलकर अपनी वाइफ के साथ एक गाड़ी ढूंढता है और वे उस गाड़ी में बैठकर खाना पानी की तलाश पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे दोनों प्लान कर रहे थे कि जब जॉन और इलेना अपनी बेटी के साथ वापस आएंगे तब वे सब मिलकर अपना पूरा घर सील कर देंगे ताकि बाहर के लोग उन पर हमला न कर सकें, क्योंकि जब सारे स्टोर्स से खाना खत्म हो जाएगा तब डकैत दल घर की तरफ ज्यादा टारगेट करेंगे। अब कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक जगह रुकते हैं जहां विभिन्न प्रकार के लोहे के टूल्स रखे थे। वे निर्णय लेते हैं कि यहाँ से वे विभिन्न टूल्स इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये उनके घर को सील करने में काम आ सकते हैं। लेकिन इस जगह के अंदर आकर वे देखते हैं कि यहाँ उनके जैसे और भी कई सर्वाइवर्स हैं, जिनमें से एक था बोनिटो, जिसे अल्फ्रेडो ने पहले खाना देकर मदद की थी। तब अल्फ्रेडो और एना समझ जाते हैं कि यह बोनिटो का ही घर है और चूंकि अल्फ्रेडो ने बोनिटो की मदद की थी इसलिए बोनिटो अब उसे मदद करना चाहता है। वह यहाँ अल्फ्रेडो से कहता है कि उन्होंने एक सुरक्षित आइलैंड खोज लिया है जो अभी भी स्नोफॉल से सुरक्षित है। वहाँ पहले से ही कुछ सर्वाइवर्स हैं, यहाँ तक कि वहाँ एक मिलिट्री कैंप भी बनाया गया है और वही मिलिट्री सबको सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसलिए बोनिटो और उसकी टीम उस आइलैंड की ओर रवाना होंगे। लेकिन अगर अल्फ्रेडो चाहे तो वह और उसकी टीम भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहकर भी उन्हें ज्यादा फायदा नहीं है। कम से कम जीवित रहने की कोशिश तो करनी होगी। अल्फ्रेडो को बोनिटो का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सरवाइव करने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं है। कुछ दिनों बाद इस शहर की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी और उनके पास जो खाना और पानी है वह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बोनिटो के साथ जाना उनके लिए समझदारी भरा कदम होगा। दूसरी तरफ हम जॉन और इलेना को देखते हैं कि वे दोनों पाब्लो को लेकर उसके घर आते हैं ताकि वे पाब्लो को उसके माता पिता के हाथों में सौंप सकें। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि पाब्लो के माता पिता दोनों ही मर चुके हैं। यह जानकर पाब्लो बीमार हो जाता है। जॉन और इलेना इसमें बहुत डर जाते हैं और जॉन तब उन्हें लेकर एक फार्मेसी की ओर जाता है जहाँ से वे पाब्लो के लिए दवा ले सकते हैं। थोड़ी ही देर में वे फार्मेसी के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन इसी समय वे बाहर एक महिला को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी। जॉन और इलेना उसे देखकर बहुत दया महसूस करते हैं, इसलिए वे फार्मेसी का गेट खोलकर उसे अंदर आने देते हैं। लेकिन असल में यह एक जाल था, क्योंकि उस महिला के साथ उसका पूरा टीम मौजूद था। तब वह टीम अंदर आकर जॉन और इलेना की तरफ बंदूक तान देती है और जब वे जबरदस्ती जॉन से उनकी गाड़ी की चाबी ले लेते हैं तो जॉन और इलेना को वहां के एक बाथरूम में बंद कर देते हैं। और जब उस टीम के सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब पाब्लो आकर उन्हें आजाद कर देता है, क्योंकि पाब्लो तब तक वहां किसी जगह पर छिपा हुआ था।
दूसरी तरफ अल्फ्रेडो और एना घर पहुंचते हैं और अल्फ्रेडो एना से डिस्कस कर रहा था कि क्या सच में उन्हें अपना शहर छोड़ देना चाहिए या नहीं। एना तब उसे बताती है कि उन्हें यहाँ से जरूर जाना होगा, वरना कुछ ही दिनों में यह शहर रहने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग धीरे धीरे बहुत हिंसक होते जा रहे हैं। इसीलिए इसके पहले उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तो अल्फ्रेडो बोनिटो से, जो आइलैंड के बारे में जान पाया था, उसके बारे में सही जानकारी पाने के लिए अल्फ्रेडो अपने घर के सभी रेडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं हुआ। अल्फ्रेडो घर की छत पर जाकर वहाँ की एंटीना भी ठीक करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद अल्फ्रेडो उनके कंपास चेक कर रहा था, जिसके जरिए वे सुरक्षित आइलैंड की ओर जा सकते थे, लेकिन अब यह कंपास भी काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जॉन, इलाना और पाब्लो अब पैदल ही रास्ता तय कर रहे थे। सौभाग्य से उनकी सेफ्टी सूट की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें तीनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और अभी भी उन्हें बहुत लंबा रास्ता पैदल ही तय करना था। इसीलिए जब जॉन वहाँ एक कार देखता है तो वह उसे लूटने का फैसला करता है, लेकिन कार के पास पहुँचने पर वह देखता है कि एक परिवार अपनी छोटी बेटी को लेकर बचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जॉन अब यह बुरा काम नहीं कर सकता। असल में जॉन के लिए कोई अन्याय करना संभव ही नहीं था। इसलिए जॉन इलाना और पाब्लो को लेकर फिर से पैदल चलना शुरू करता है। कुछ समय बाद वे उसी ट्रेन के पास पहुंचते हैं जिसमें पहले एक बोगी के अंदर कई लोग बंद थे, लेकिन अब उस ट्रेन में कोई भी व्यक्ति नहीं था। जॉन इससे समझता है कि शायद भूख और प्यास की वजह से वे बाहर निकले होंगे और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई होगी। अपने परिवार को बचाने जाते हुए वह उनके लिए कुछ नहीं कर सका, उनके बारे में तो वह भूल ही गया था। यह सब सोचकर जॉन काफी दुखी होता है, लेकिन ऐसे हालात में उसके पास भी कुछ करने को नहीं था। इसके बाद जॉन थककर इलाना और पाब्लो को लेकर अल्फ्रेडो के घर पहुंचता है। यहाँ आकर वे यह जानते हैं कि अल्फ्रेडो और बाकी सभी सुरक्षित आइलैंड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहने से उनके जीवन में खतरा है। अल्फ्रेडो तब जॉन को समझाता है कि अब काफी हो गया। उसे नहीं लगता कि इतने समय तक उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए जॉन को अब अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। उसे उनके साथ सुरक्षित आइलैंड जाना चाहिए। लेकिन जॉन इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अल्फ्रेडो से कहता है कि वह अपनी बेटी को पाए बिना कहीं नहीं जाएगा। इस पर जॉन और अल्फ्रेडो के बीच थोड़ी बहस भी होती है। इसके बाद वे निर्णय लेते हैं कि जॉन और इलाना अलग अलग अपनी बेटी को ढूंढेंगे और अल्फ्रेडो अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षित आइलैंड की ओर रवाना होगा। फिर सुबह जॉन और इलाना सब कुछ तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ अल्फ्रेडो अपनी कुछ टीम मेंबर्स के साथ पास की एक दुकान से और ज्यादा खाना और पानी लेने जाता है, ताकि रास्ते में उन्हें खाने पानी की समस्या न हो। लेकिन अंदर ही अंदर अल्फ्रेडो को बहुत बुरा लग रहा था कि वह अपने सबसे प्रिय दोस्त जॉन को यहाँ छोड़कर जा रहा है। इसलिए अल्फ्रेडो निर्णय करता है कि वह जॉन को यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि वह जॉन के साथ उसकी बेटी को ढूंढने जाएगा। इसके बाद वे दोनों सुरक्षित आइलैंड की ओर रवाना होंगे। इसलिए अल्फ्रेडो तब इलाना की जगह जॉन को अपने साथ ले जाने का कहता है। फिर जॉन और वह दोनों मिलकर क्लारा को खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में वे देखते हैं कि कई गाड़ियों से एक सड़क ब्लॉक की गई है और इस तरह से ब्लॉक किया गया है कि सड़क के दूसरी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी समय वहाँ फिर से कई मिलिट्री की गाड़ियां आती हैं। इसके बाद कुछ सैनिक उन्हें बताते हैं कि इस जगह से जितना संभव हो सके दूर रहें। यह कहकर वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जॉन और अल्फ्रेडो को इसमें बहुत शक होता है। वे सोचते हैं कि शायद सैनिक उनसे कुछ छुपा रहे हैं। शायद इस ब्लॉक की गई सड़क के पीछे कुछ ऐसा है जिसे सैनिक सभी से छुपा रहे हैं। इसलिए जॉन और अल्फ्रेडो छुपकर सैनिकों का पीछा करते हैं, लेकिन जब सैनिक देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वे कुछ समझ पाए बिना गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसलिए दोनों तुरंत अपनी गाड़ी पीछे करने लगते हैं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी जोर से पलट जाती है और यहाँ पहुंचते ही जॉन और अल्फ्रेडो समझ जाते हैं कि सैनिक उन्हें यहाँ से दूर क्यों रहने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वे दूर से देख पाते हैं कि उस ब्लॉक की गई सड़क के पीछे राक्षस जैसी कई खतरनाक क्रिएचर हैं जो एक एक करके सैनिकों पर हमला कर रही थीं। जॉन और अल्फ्रेडो इसमें बहुत डर जाते हैं। वे समझते हैं कि सैनिक असल में इन क्रिएचर को बंदी बनाकर रखना चाहते थे। इस बीच क्रिएचर उन्हें देख पाकर उनकी तरफ दौड़ने लगती है। सभी गाड़ियां हटाकर ये धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। जॉन और अल्फ्रेडो तब अपनी जान बचाने के लिए उलटी हुई गाड़ी के पीछे जाकर छिप जाते हैं और सब कुछ शांत होने तक इंतजार करते हैं। वहां उन्हें फिर से कुछ सैनिकों की कुछ बंदूकें भी मिलती हैं, लेकिन वे अच्छे से समझ जाते हैं कि इन बंदूकों से वे इतने बड़े क्रिएचर्स पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे सब कुछ शांत होने तक इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बीच कुछ क्रिएचर्स उन्हें पहचान लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जॉन और अल्फ्रेडो इसमें बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वे काफी दूर आ जाते हैं। तब एक बिल्डिंग से एक व्यक्ति उन्हें बिल्डिंग के अंदर आने के लिए कहता है और वह उन्हें बचाने के लिए बिल्डिंग की छत से क्रिएचर्स पर आग फेंक रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर अल्फ्रेडो और जॉन सुरक्षित रूप से बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे देखते हैं कि यह बिल्डिंग असल में एक चर्च थी, जहां उनके जैसे और भी कई लोग सर्वाइव कर रहे
रहे थे। यहाँ चर्च का एक व्यक्ति उन्हें बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और उन्हें आकाश में आग जैसी चीजें दिखाता है और बताता है कि ये एक तरह के स्पेसशिप हैं जो किसी और ग्रह से आकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। और जब ये आकाश में दिखाई देने लगे तभी आसपास वो अजीब क्रिएचर दिखाई देने लगे। हो सकता है कि ये क्रिएचर भी किसी और ग्रह से यहाँ आ रहे हों, यानी उनके सामने अब और भी बड़ा खतरा आने वाला है। देखते देखते रात हो जाती है, इसलिए जॉन और अल्फ्रेडो अपने टीम के पास लौटने का निर्णय लेते हैं क्योंकि उन्हें भी इस क्रिएचर के बारे में सतर्क करना होगा। लेकिन यहाँ का नान किसी भी तरह से उन्हें यहाँ के दरवाजे खोलने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर गलती से वो क्रिएचर समझ गए कि यहाँ लोग हैं तो सभी क्रिएचर एक साथ यहाँ आ जाएंगे। इसलिए उन्हें अगले सुबह सब कुछ देख समझ कर ही बाहर जाने दिया जाएगा। अब सभी को बचाने के लिए उन्हें आज की रात वहीं बितानी थी। इसके बाद देखा जाता है कि यहाँ हर कोई बारी बारी से पहरा दे रहा था। वे देख रहे थे कि कोई क्रिएचर उनकी तरफ तो नहीं आ रहा। इस बीच जॉन अपनी बेटी क्लारा के लिए ही चिंतित था। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसकी बेटी अब जीवित नहीं है। नहीं पता इस खतरनाक समय में उसकी बेटी कहाँ फंसी हुई है, क्या वह असल में बची हुई है या मर चुकी है। इसी समय जॉन बाहर से कुछ आवाज सुनता है, इसलिए चेक करने के लिए जॉन सीधे ऊपर चला जाता है। इसके बाद वह बाहर की तरफ देखता है और पाता है कि बाहर अब सैकड़ों क्रिएचर हैं, यानी देखते देखते उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। और अब ऐसा समय आने वाला है कि चर्च की बिल्डिंग भी किसी को बचा नहीं पाएगी। इसीलिए जॉन फिर सभी के पास लौटा है और उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो किसी भी समय क्रिएचर यहाँ आ सकते हैं। जॉन की बात सुनकर सभी तैयारी करने लगते हैं। वे अपने सभी सामान को गड्ड-मड्ड करके तैयार करने लगते हैं। इसके बाद जब कई घंटे गुजर जाते हैं तो आसपास कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। जॉन फिर यहाँ सभी को बताता है कि रात के समय शायद क्रिएचर सोते हैं, इसलिए अब तक उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही और उन्हें अब इस मौके का फायदा उठाना होगा। अभी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। जॉन सभी को कहता है कि उन्हें बहुत सावधानी से चलना होगा ताकि किसी भी तरह की छोटी सी आवाज भी न हो। इसके बाद जॉन और बाकी सभी बाहर निकलते हैं। सभी जॉन के पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। जॉन उन सभी रास्तों से नहीं ले जाता जहाँ उसने क्रिएचर देखे थे, बल्कि दूसरी सड़क से सभी को ले जाता है। लेकिन वहाँ एक दीवार थी, इसलिए जॉन तब अधिकांश लोगों से कहता है कि वे वहाँ एक बस के अंदर छुप जाएं और वह और कुछ लोग उस दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि वे इस जगह से भाग सकें। लेकिन दूसरी ओर बस के अंदर एक छोटा बच्चा था और अचानक बच्चा रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज से वहाँ कई क्रिएचर आ जाते हैं। क्रिएचर बस को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी देखा जाता है कि उनके बीच एक बुजुर्ग दंपति सीधे चर्च की छत पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर जोर जोर से घंटी बजाने लगते हैं। इससे क्रिएचर का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और वे उनकी तरफ आने लगते हैं। वे दोनों तब एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ते हैं और आखिरी बार एक दूसरे को विदाई देते हैं, क्योंकि वे बाकी लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं और उनके इस बलिदान के बदले इस बार सभी बच जाते हैं। दूसरी ओर जन और उसके साथी उस दीवार के पीछे कोई रास्ता नहीं पाते, इसलिए जन अपने साथियों को लेकर उस कार के ढेर के पास जाता है और वहां से किसी तरह एक कार निकाल लेता है। लेकिन तब तक क्रिएचर उनकी मौजूदगी का पता लगा चुके थे। जन तब क्रिएचर को शूट करना शुरू करता है और किसी तरह अपने सभी साथियों को वहां से ढूंढकर एक कार में बैठा देता है। इसके बाद वह किसी तरह कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। इससे वह क्रिएचर उन्हें पकड़ नहीं पाते। इसके बाद जन और अल्फ्रेडो अपने घर के सामने पहुंचते हैं। फिर वे बाकी सभी को विदा देकर जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं, यह देखने के लिए कि वे सभी ठीक हैं या नहीं। तो यहाँ पहुंचने के बाद वे पाते हैं कि सभी सुरक्षित हैं और जन के लिए तो यहाँ एक बड़ी सरप्राइज भी थी, क्योंकि उसकी बेटी क्लारा भी यहाँ थी। मतलब उसकी बेटी क्लारा बची हुई है। क्लारा ने कल रात ही उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अल्फ्रेडो उसके पापा का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उसके मम्मी पापा यहाँ हो सकते हैं। इतने दिन बाद जन और इलाना राहत की सांस लेते हैं। वे दोनों अपनी बेटी के साथ आज का दिन रिलैक्स करके बिताते हैं। दूसरी ओर बाकी सभी अब पूरी तरह तैयारी करने लगते हैं ताकि बहुत जल्द वे सेफ आइलैंड की ओर रवाना हो सकें। लेकिन इसी समय वहाँ सर्वाइवर्स का एक ग्रुप आता है। उन्हें पता चला कि अल्फ्रेडो लोग यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए वे अल्फ्रेडो और उनकी टीम को एक ऑफर देते हैं। वे उनकी जगह और गैरेज लेना चाहते हैं और इसके बदले उन्हें एक कार हाउस देने की पेशकश करते हैं, जिससे सभी कहीं भी जा सकें। यहाँ तक कि वहाँ उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, क्योंकि कार हाउस में आमतौर पर घर जैसी ही सब चीजें होती हैं। इसलिए कार हाउस के जरिए किसी भी जगह की यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है। अब वैसे भी अल्फ्रेडो लोगों को उनके घर और गैरेज की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वे इस ऑफर पर तुरंत राजी हो जाते हैं। इसके बाद अल्फ्रेडो उन्हें उनके घर की चाबी देता है और उनकी तरफ से होम कार की चाबी ले लेता है। फिर वे अपना सामान लेकर कार में शिफ्ट होने लगते हैं। जन अपनी बेटी क्लारा को भी कार में ले आता है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि क्लारा यहाँ वापस आने के बाद से बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था, लेकिन सभी सोच रहे थे कि शायद वह बीमार है, इसलिए कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
इसके बाद जब वे सभी अपना सारा जरूरी सामान समेट लेते हैं तो जल्दी से अपनी होम कार लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद वे एक समुद्र के पास पहुंचते हैं जिससे वे उस सैफ आइलैंड तक जाने वाले थे। लेकिन समुद्र के सामने पहुंचते ही जन और अल्फ्रेडो देखते हैं कि बहुत तेजी से बदलते मौसम की वजह से समुद्र का पानी बहुत नीचे उतर गया है, इसलिए अब वे समुद्र के रास्ते से नहीं जा सकते। अब उन्हें कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन आज कुछ ही समय में शाम हो जाएगी, इसलिए आज रात बिताने के लिए वे एक शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं और इस शॉपिंग मॉल में अब कई सर्वाइवर्स ने शरण ले रखी है। यहाँ तक कि उन सभी सर्वाइवर्स भी यहाँ मौजूद थे जिन्हें उस दिन चर्च से बाहर निकालकर जन ने बचाया था, और यहाँ के सभी सर्वाइवर्स एक दूसरे की मदद और सहयोग करके यहाँ सर्वाइव कर रहे थे। इस बीच क्लारा वहाँ कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी, लेकिन थोड़े ही समय में सब कुछ सामान्य हो गया। सभी सोचते हैं कि क्लारा ऐसा अपनी बीमारी की वजह से कर रही थी। यह सोचकर सभी आराम करने के लिए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी जन की नींद खुल जाती है क्योंकि वह शॉपिंग मॉल के अंदर सभी की चिल्लाने की आवाज सुनता है। जब वह जाकर चेक करता है तो वह देखता है कि बाहर का स्नोफॉल पूरी तरह से रुक चुका है और धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। साथ ही लोग अब बाहर जा सकते हैं और उन्हें अब कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यानी स्नोफॉल से निकलने वाला गैस खत्म हो गया है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। सभी सोच रहे थे कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है, लेकिन ठीक उसी समय वहाँ एक गैंग आ जाता है और वे लगातार बाहर मौजूद लोगों पर गोली चलाने लगते हैं। सभी अपने जीवन को बचाने के लिए वहाँ दौड़ने लगते हैं। इसी बीच जन अपने टीम को बचाने के लिए अकेले अपनी बंदूक लेकर उस गैंग से लड़ाई करता है, लेकिन सौभाग्य से वहाँ आर्मी के सोल्जर आ जाते हैं और वे उस गैंग पर हमला करके सभी सर्वाइवर्स को बचा लेते हैं। अब सोल्जर सभी सर्वाइवर्स को अपने साथ लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सभी ने देखा कि अब चारों ओर सूरज निकलने की वजह से धीरे धीरे सारी बर्फ पिघलने लगी है और समुद्र धीरे धीरे पानी से भरने लगा है। इसके बाद देखते देखते लगभग कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और जन और उसकी टीम समेत जितने लोग थे वे सभी अब एक मिलिट्री कैंप में रहते हैं। यहाँ सभी मिलकर खाना पानी का इंतजाम करते हैं और साथ ही सोल्जर भी यहाँ उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे सब मिलकर उन क्रिएकर्स को मार सकें और पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें। दूसरी तरफ अब रेडियो समेत जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वे धीरे धीरे काम करने लगते हैं और मिलिट्री कैंप के रेडियो के माध्यम से सभी को पता चलता है कि पूरी पृथ्वी से वह विषैला गैस धीरे धीरे खत्म हो गया है और लोग धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट रहे हैं। हालांकि किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे शुरू हुआ और आखिर कैसे थम गया, लेकिन अब तक कोई भी अपने शहर में प्रवेश नहीं कर पाया था क्योंकि शहर में अभी भी वह क्रिएकर्स मौजूद थे। अब एक दिन शाम के समय वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि सोल्जर चाहते हैं कि उनके बीच से कुछ लोग शहर में भेजे जाएं ताकि वे शहर की पूरी स्थिति देख सकें कि शहर अब रहने योग्य है या नहीं। इसके लिए उन्हें एक ट्रेन का इस्तेमाल करना होगा जो सीधे उनके शहर की तरफ जाती है। तो अगले दिन सुबह जन और उसकी टीम के कुछ मेंबर मिलकर एक खराब पड़ी ट्रेन को चालू कर देते हैं और वे सभी मिलकर उसी ट्रेन के माध्यम से शहर में प्रवेश कर पाते हैं। इससे सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद वे देखते हैं कि आसपास के कई जगहों का बर्फ पिघल चुका है, लेकिन अब शहर के कई हिस्से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। पूरा शहर वीरान पड़ चुका था, आसपास कोई इंसान नहीं था। फिर वे हर जगह जाकर चेक करते हैं और पूरी तरह हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब शहर में एक भी क्रिएचर नहीं था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये क्रिएचर कहाँ चले गए। शायद अब पृथ्वी पर वो विषैले गैस नहीं रहने की वजह से ये क्रिएचर चले गए। इसके बाद उनका पूरा ग्रुप दो हिस्सों में बंट जाता है। एक ग्रुप शहर के दूसरे छोर की स्थिति चेक करने जाता है और जन और उसका ग्रुप एक रेडियो के पास जाते हैं। वे सब मिलकर रेडियो को सेटअप करते हैं और रेडियो के माध्यम से अपने बेस में यहाँ की जानकारी भेजते हैं। वे बताते हैं कि अब पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो गई है। अब आसपास कहीं भी कोई विषैला बर्फ नहीं है और पृथ्वी से विषाक्त गैस हट जाने की वजह से वो क्रिएचर कहीं और चले गए क्योंकि पूरे शहर में कहीं भी कोई क्रिएचर दिखाई नहीं दिया। वे पहले से ही सोच रहे थे कि शायद ये क्रिएचर किसी दूसरे ग्रह के हैं। शायद अब पृथ्वी का मौसम उनके लिए अनुकूल न होने की वजह से वे वापस अपने ग्रह लौट गए, इसलिए अब पृथ्वी इंसानों के लिए सुरक्षित है। पृथ्वी फिर से रहने योग्य बन रही है। हालांकि हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। उनके घर, सड़कें और उनका प्यारा शहर सब पूरी तरह से धूल और मलबे में बदल चुका है, लेकिन अगर इंसान कोशिश करें तो सब कुछ संभव है। इसलिए वे सब मिलकर फिर से खड़े होंगे और कंधे से कंधा मिलाकर एक नई दुनिया बनाएंगे और इसी सुंदर एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म होती है।